नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में अर्थशास्त्र के बारे में सीखा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के प्रकार कैसे हैं। ऐसे हमने अनेकों सिद्धांतों को पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लें, जिससे कि आगामी जो क्लास होगी उसमें नए नए कंसेप्ट आएंगे, वह उससे लिंक रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, जो आज का विषय है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से फैक्टर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी के, उनमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 50% कृषि पर निर्भर है। अर्थात भारत के 50% कार्यशील जनसंख्या वह होती है दोस्तों जो 15 वर्ष से 59 वर्ष तक होती है और जिनमें उत्पादकता होती है किसी कार्य को करने की, वह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो कार्यशील जनसंख्या का कृषि पर लगभग 50% निर्भर है। और जीडीपी की बात करूं, अर्थात मैं कृषि से इनकम की बात करूं कि भारत को इनकम कितनी होती है कृषि से, तो वह जीडीपी का लगभग 17 से 18% होता है। तो दोस्तों, जीडीपी क्या है, यह राष्ट्रीय आय के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। तो अभी आप दोस्तों ध्यान रखना कि जीडीपी का 17 से 18% कृषि पूरा करती है और जो भारत की जनसंख्या है वो 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में यह असंतुलन अर्थात जब इनकम कम है और उसका उपभोग करने वाले ज़्यादा हैं तो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ से जो दुष्चक्र शुरू होता है वह गरीबी का दुष्चक्र शुरू होता है दोस्तों, कि आपके पास इनकम कम है और उसको उपभोग करने वाले ज़्यादा हैं। तो यह जो हम एग्रीकल्चर देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर जो जनसंख्या डिपेंड है वह ज़्यादातर गरीब या पुअर जनसंख्या कहलाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे फीचर की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा फीचर कौन सा है। तो दूसरा फीचर यह है कि भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पॉपुलेशन भारत की लगभग 135 करोड़ है, जो कि 2021 में जनसंख्या होनी थी, अभी हुई नहीं, लेकिन लगभग 135 करोड़ जनसंख्या भारत में है। तो भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है, ऐसे में लगभग 65% जनसंख्या है वह 35 वर्ष से कम है। 35 वर्ष से कम है तो वह कार्यशील जनसंख्या है। अब कार्यशील जनसंख्या 65% है, ऐसे में अपने पास जो लेबर है अर्थात जो कार्य करने के लिए व्यक्ति हैं वह बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी डिमांड नहीं है और उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो यह जो एक्सेस लेबर है अर्थात जो लेबर का एक्सेस रूप है, यानी जो अधिक लेबर है वह क्या करती है, वह अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, अर्थात वह बेरोजगार हो जाएगी। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन नहीं है, अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, तो किसका रूप लेगी, यह बेरोजगारी का रूप लेगी। और आप देख रहे होंगे कि भारत में बेरोजगारी की जो न्यू रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, जब पॉपुलेशन किसी देश की ज़्यादा है और वहाँ डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो लोग जो लेबर है वो लगेगी नहीं प्रोडक्शन में, वो क्या होगी, फालतू बैठी रहेगी घर पर। तो क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी रेट बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो अब अगला फीचर है इंडियन इकोनॉमी का वह यह है कि लो पर कैपिटल इनकम। जो यहाँ व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम है वह बहुत कम है। जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की पर कैपिटल इनकम मात्र $1947 है, और अगर आप इसको करंट डॉलर की रेट से गुणा करेंगे तो यह लगभग 1.25 लाख रुपये के करीब आता है, और यह लगभग 10-11 हज़ार रुपये पर व्यक्ति 10-11 हज़ार रुपये पर व्यक्ति पे पर कैपिटल इनकम आती है, जो कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत कम है। हम बात करें पड़ोसी देशों की तो बांग्लादेश, जो कि हमारे बाद इसका निर्माण हुआ इस देश का, उसकी पर कैपिटल इनकम $2,227 है, जो कि लगभग भारत से $280 ज़्यादा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि भारत की पर कैपिटल इनकम आखिर कम क्यों हो रही है। तो भारत की एक बात, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ जो हम इनकम का कैलकुलेशन करते हैं वह इनकम का कैलकुलेशन बहुत कम होता है।
तो जब आप भाग देंगे टोटल इनकम में पॉपुलेशन का तो पर कैपिटल इनकम निकल के आती है। तो भारत की पर कैपिटल इनकम इसलिए बहुत कम है और वह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों जो हमने तीसरा फीचर देखा है वह है लो पर कैपिटल इनकम, अर्थात भारत की पर व्यक्ति आय बहुत कम है जो कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रही है। दोस्तों जो अगला फीचर है इंडियन इकोनॉमी का वह यह है इनइक्वलिटी इन वेल्थ, अर्थात क्या इनइक्वलिटी इन वेल्थ। दोस्तों जो धन का आवंटन है हमारी अर्थव्यवस्था में वह बहुत असमान है, इसको बोलेंगे कि धन की असमानता। धन की असमानता से तात्पर्य यह है कि भारत में जो अमीर हैं वह और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। क्यों? सबसे अच्छा उदाहरण आपको दिखाते हैं। आपने सुना होगा एंटीलिया। एंटीलिया क्या है? अंबानी जी का मकान है। कहाँ है? मुंबई में। बहुत बढ़िया, मुंबई में एंटीलिया है। और धारावी कहाँ है? धारावी भी मुंबई में है। धारावी क्या है? धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है। इस धारावी में 2 किलोमीटर में लगभग 12 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 12 लाख लोग कैसे रहते होंगे 2 किलोमीटर में? तो आप ये देखिए कि एक तरफ मुंबई में एंटीलिया है, एक तरफ धारावी है, दोनों एक ही शहर में हैं और उन दोनों में कितना फ़र्क है। तो यही भारत की अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, ऐसा ही वेल्थ में है कि भारत की जो 90% संपत्ति है वह 10% लोगों के पास है। जो 90% संपत्ति है भारत की वह 10% लोगों के पास है, और जो 10% संपत्ति है वह 90% लोगों के पास है। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो 10% लोग हैं और 90% संपत्ति है जिनके पास, वह तो अपनी आवश्यकताएं आराम से लग्जूरियस गुड्स खरीद सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं जिनके पास सिर्फ 10% इनकम है, वह अपनी पूर्ति कैसे करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे? तो यह हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ धन की असमानता बहुत हाई लेवल पर है। दोस्तों जो अगला फीचर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का वह यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी होता है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना के अंतर्गत ऐसी संरचना आती है जो कि उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाती है। जैसे समझो आप, यह उत्पादन हो रहा है। उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन होता है फैक्ट्री में। समझ रहे हो? उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। तो जो फैक्ट्री है, जो लेबर है, जो रॉ मटेरियल है, यह क्या है? यह डायरेक्ट भूमिका निभाते हैं। किस में? उत्पादन में। लेकिन जो आधारभूत संरचना है वह अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। जैसे आप समझो यह रोड है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, बैंक है। ये क्या है? जब तक बैंक लोन देगी नहीं, प्रोडक्शन चालू होगा नहीं, जब तक ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, तो हम उत्पादित वस्तु का करेंगे क्या? जब तक वह डिमांड वाले एरिया में जाएगी नहीं तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो यह भी ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट। रोड नहीं होंगे तो कच्चा माल कैसे आएगा फैक्ट्री में? अगर बन गया माल तो बाहर कैसे जाएगा माल? तो यह सब चीज़ें क्या है? यह सब चीज़ें आधारभूत संरचना पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप फैक्ट्री में उत्पादन कैसे करेंगे? तो ऐसे सब फैक्टर होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। आज भी आपने सुना होगा कि भारत में कई गाँव में लाइट नहीं है, कई गाँव में सड़क भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में उन गाँव की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, और बहुत ख़राब होगी तो हमारा भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा, आप बताइए दोस्तों। जो अर्थव्यवस्था का अगला फीचर है वह यह है कि यहाँ ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आता है कि मानव पूंजी क्या होती है। दोस्तों मानव पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिस मानव में दक्षता व कौशल होता है, जो अपने दम पर उत्पादन कर सकता है, उत्पादन के बारे में सलाह दे सकता है, उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अर्थात जो मानसिक रूप से और तकनीकी रूप से सक्षम हो उसे मानव संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो मानव संसाधन है वह बहुत कम है। इसको HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से देखते हैं। अर्थात किसी भी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, या हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, यह इस इंडेक्स के माध्यम से देखा जाता है। तो दोस्तों यह मानव पूंजी भारत में
विकसित होनी चाहिए, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए जहाँ तकनीकी रूप से लोग बढ़ सकें और उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभा सकें। दोस्तों, हम अगले फीचर के बारे में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की कि क्या है। जब मानव पूंजी किसी देश में नहीं है तो वहाँ तकनीक कैसी होगी, आप ही बताइए दोस्तों। जब मानव पूंजी किसी अर्थव्यवस्था में नहीं है तो वहाँ तकनीक यानी टेक्नोलॉजी कैसी होगी। टेक्नोलॉजी उस अर्थव्यवस्था में नकारात्मक होगी, अर्थात उसमें टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा। भारत के जो सक्षम लोग हैं, जो कि तकनीकी रूप से कुशल हैं, वह क्या करते हैं, वह विदेशों में चले जाते हैं, विदेशों में जाकर ज़्यादा आय प्राप्त करते हैं। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वह उसी तकनीक से उतनी आय अर्जित कर सकें जितनी विदेशों में करते हैं। तो अब विदेशों में जाएंगे तो क्या होगा, भारत को हानि होती है। एक तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर होती है कि भारत का सक्षम व्यक्ति चला गया, दूसरा यहाँ प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, एक जो शब्द आता है आपने सुना होगा, ब्रेन ड्रेन। दोस्तों, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब किसी देश के सक्षम या तकनीकी लोग अन्य देश में आय कमाने के लिए चले जाते हैं तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। अब आते हैं तकनीकी की कमी पर कि भारत में तकनीकी की कमी कैसे है। आपने सुना होगा कि भारत राफेल खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, फ्रांस से। फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रांस के पास ऐसी तकनीक है कि वह इस प्रकार के जो अगली पीढ़ी है उसकी पीढ़ी के हवाई जहाज बना सके। भारत के पास ऐसी तकनीक विकसित है ही नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये ड्रॉबैक है कि भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है जो भारत के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो दोस्तों, हमने अर्थव्यवस्था के फीचर देखे, इनमें हमने यह समझा कि पॉवर्टी भारत में किस प्रकार जन्म ले रही है, क्योंकि पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वह एक प्रकार का दुष्चक्र है। दुष्चक्र किस प्रकार का है आप समझिएगा दोस्तों। जब गरीबी है, जब किसी देश में गरीबी है, गरीबी अर्थात क्या, उसकी होगी लो इनकम। तो दोस्तों, जब लो इनकम होगी किसी व्यक्ति की तो क्या होगा, अब वो सेविंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लो सेविंग हो जाएगी, क्योंकि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने में वह अपने पूरी आय को खर्च कर देगा, तो उसकी लो सेविंग हो जाएगी। अब लो सेविंग होगी तो क्या वो प्रोडक्शन के लिए या मैं कहूँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास कुछ भी पूंजी नहीं होगी, और जब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। इस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई तो यह घूम के फिर कहाँ आ गई, फिर गरीबी में आ गई। तो इस प्रकार का दुष्चक्र भारतीय अर्थव्यवस्था में चलता रहता है कि गरीबी और गरीबी को जन्म देती है। अमीर के पास तो पूंजी होती है, वह पूंजी लगाकर और पूंजी बना लेता है, लेकिन गरीबी के पास आप देख रहे हैं कि लो इनकम है, उसके पास इनकम है ही नहीं, तो वह कहाँ से कुछ करेगा, ना वो अपनी बचत कर पाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट की तो बात आ ही नहीं सकती, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो वर्तमान सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, जैसे गरीबी हाई रेट है, कुपोषण। भारत देश में कुपोषण एक विकराल समस्या है। कैसे विकराल समस्या है, क्योंकि यहाँ के लगभग 30 से 35% बच्चे जो कि 0 से 1 साल के होते हैं, वह भारत के लगभग 30 से 35% बच्चों का जो जन्म के समय आदर्श वजन होना चाहिए वह वजन नहीं होता। तो यह भारत में एक विकराल समस्या है। क्या, कुपोषण। कुपोषण गरीबी के कारण आती है। मैंने कहा जैसा कि गरीबी एक दुष्चक्र है जिसमें व्यक्ति बाहर निकल नहीं सकता है। बाहर जब निकल सकता है जब किसी देश की जनसंख्या कम हो और संसाधन ज़्यादा हो, लेकिन भारत में संसाधन कम है, जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वह अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाता है न्यूनतम, और गरीबी का जन्म होता है। गरीबी का जन्म होगा तो जब कोई गर्भवती महिला होगी तो उसको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी या जो अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होगी वह पूरा नहीं कर पाएगी। वह पूरा नहीं कर पाएगी, इसका असर बच्चों पर पड़ता है, और बच्चा कैसा होगा, कुपोषित होगा। तो इस प्रकार का ये चक्र है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी एक अभिशाप के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, अगला एक और फीचर है इंडियन इकोनॉमी का, वह यह है पीपीपी मॉडल। आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होती है सर, तो आप सुनिएगा क्या होती है। दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक अर्थात सरकार यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी निजी,
और पार्टनरशिप यानी साझेदारी। किसी भी जब क्षेत्र में सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके साथ साथ वह निजी लोगों को भी उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और दोनों मिलकर उस क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो उसको बोलते हैं सरकारी निजी भागीदारी। जैसे रेलवे में भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, वह बंसल ग्रुप ने ले लिया है। अब जो हबीबगंज स्टेशन की रखरखाव है, जो भी संचालन होता है, वह बंसल ग्रुप के माध्यम से किया जाता है, जबकि बाकी ट्रेनों का भारत सरकार करती है। तो कुछ सरकार के पास है और कुछ निजी लोगों के पास है, और उसको अपन ने पार्टनरशिप का एक रूप दे दिया, तो इसको बोला जाता है PPP मॉडल। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर के बारे में डिस्कस किया, जिनमें हमने पॉवर्टी देखी, अनएम्प्लॉयमेंट देखा, लो पर कैपिटल इनकम देखी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा है। इस प्रकार की हमने संपूर्ण कंसेप्ट को क्लियर किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण फैक्टर क्या हो सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक अवश्य कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।